होटल के ठंडे फर्श पर एक लाश खून में पूरी तरह लथपथ पड़ी है और कातिल के हाथों में पकड़ी बंदूक से लगातार काला धुआं उठ रहा है। क्या हाल है दोस्तों, अब अपनी पलकें झपकना भूल जाइए। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के मॉस्को शहर से, जहां की सर्द और बर्फीली हवाएं हड्डियों को अंदर तक जमा रही हैं। मैं आपको ले चल रही हूं एक बहुत ही पुराने और सीलन भरे कमरे में, जहां सन्नाटे को चीरती हुई एक आदमी के चिल्लाने की तेज आवाज आ रही है। वो आदमी गुस्से में पागल हो रहा है और अपने हाथों से कांच की प्लेटें जमीन पर पटक रहा है। प्लेटों के टूटने की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठता है। सामने एक बेहद खूबसूरत लेकिन सहमी हुई जवान लड़की खड़ी है, जिसका नाम अन्ना है। अन्ना की आंखों में कोई उम्मीद नहीं है और वो बस चुपचाप उस आदमी की गालियां सुन रही है। ये आदमी एक क्रिमिनल है और अन्ना इस भयानक जिंदगी में बुरी तरह फंसी हुई है। अन्ना अपनी जान बचाने के लिए उस घुटन भरे कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ठंडी बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही हैं। वो सड़क पर बेतहाशा चल रही है, तभी अचानक उसके पास एक चमकते हुई कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और वही आदमी उसे अंदर खींच लेता है। वो आदमी उसे बताता है कि आज वो दोनों बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कार एक सुनसान और अंधेरी इमारत के बाहर जाकर रुकती है। वो आदमी तेजी से अंदर घुसता है और कुछ लोगों को बंधक बना लेता है। अन्ना घबराई हुई नजरों से ये सब देख रही है, तभी अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो एटीएम का पिन कोड पूछ रहा है और उसके हाथ में पकड़ी बंदूक बुरी तरह कांप रही है। अचानक वहाँ गोलियां चलने लगती हैं और कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। अन्ना डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी वो आदमी भागता हुआ कार में वापस आता है। वो कार को पूरी रफ्तार से भगाता है और पीछे पुलिस की सायरन की तेज आवाज गूंजने लगती है। सड़क पर टायरों के रगड़ने की चीखें आ रही हैं और पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। अचानक उनकी कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक दीवार से बहुत जोर से टकरा जाती है। कार के परखच्चे उड़ जाते हैं और हर तरफ सिर्फ आग और धुआं फैल जाता है। अन्ना बेहोशी की हालत में है और उसके माथे से खून की लाल बूंदें टपक रही हैं। अगले ही पल मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही शांत और बंद कमरे का नजारा। अन्ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और खुद को एक कुर्सी पर बैठा हुआ पाती है। सामने एक खूंखार चेहरे वाला आदमी बैठा है, एलेक्स नाम का एक केजीबी एजेंट, और उसकी आंखें अन्ना के चेहरे को घूर रही हैं। कमरे का माहौल इतना भारी है कि वहां सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती है। वासिलेव अपनी भारी आवाज में अन्ना से कहता है कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो अन्ना के सामने एक अजीब सा शतरंज का खेल रखता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम हमारे लिए काम करो या फिर मौत को चुनो। अन्ना की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं और वो उस कमरे की दीवारों को देख रही है। वो समझ चुकी है कि बाहर जाने का अब कोई भी सीधा रास्ता नहीं बचा है। वो अपनी आज़ादी पाने के लिए केजीबी के इस खतरनाक ऑफर को मान जेती है। अब मैं आपको ले चल रही हूँ। यहाँ अन्ना की मुलाकात एक बहुत ही सख्त और खतरनाक औरत ओल्गा से होती है। ओल्गा अन्ना को एक हथियार की तरह ट्रेन करना शुरू कर देती है। अन्ना के जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान हैं, पर उसकी आंखों की आग अब और भी तेज हो चुकी है। 1 साल की खौफनाक ट्रेनिंग के बाद अन्ना पूरी तरह से एक कातिल मशीन बन चुकी है। एलेक्स नाम का एक केजीबी एजेंट अन्ना को एक बहुत ही जरूरी वादा करता है। वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ 5 साल तक इस एजेंसी के लिए काम करना है और 5 साल पूरे होने के बाद तुम्हारी सारी फाइल्स हमेशा के लिए मिटा दी जाएंगी। तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी और तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगी। अन्ना इस आज़ादी के सपने को अपने दिल में बहुत गहराई से बसा लेती है, लेकिन तभी केजीबी का पूरा सिस्टम बदल जाता है और वासिलेव नया डायरेक्टर बन जाता है। वासिलेव बहुत ही बेरहमी से उस 5 साल वाले वादे को ठुकरा देता है। वो अन्ना की आंखों में देखकर कहता है कि इस एजेंसी से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता सिर्फ तुम्हारी मौत से होकर गुजरता है। अन्ना अंदर ही अंदर टूट जाती है, पर वो अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने देती। अब मैं आपको ले चल रही हूँ पेरिस के बेहद खूबसूरत और जगमगाते हुए शहर में। रात का समय है और शहर की रंगीन लाइटें हर तरफ चमक रही हैं। अन्ना अब अपनी पुरानी पहचान मिटा चुकी है और एक बहुत बड़ी फैशन मॉडल बन गई है। कैमरे के फ्लैश उसकी आंखों पर पड़ रहे हैं और वो बहुत ही कातिल अंदाज में पोज दे रही है। मारियो नाम का फोटोग्राफर बहुत तेज आवाज में अन्ना को और स्माइल करने के लिए कह रहा है। अन्ना के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान है, पर उसके दिमाग में एक अलग ही खेल चल रहा है। शूट के बाद अन्ना अपनी मॉडल दोस्तों के साथ एक बहुत ही शानदार और महंगे अपार्टमेंट में लौटती है। वहाँ उसकी मुलाकात मॉड नाम की एक लड़की से होती है और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है।
अन्ना मॉड के साथ अपनी इस नकली जिंदगी को थोड़ा सुकून देने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी उसके पास ओल्गा का एक सीक्रेट कॉल आता है और कमरे का पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। ओल्गा उसे अगले मिशन की जानकारी देती है और अन्ना का चेहरा एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ पेरिस का एक बहुत ही आलीशान और चमकता हुआ 5 स्टार होटल। अन्ना एक बहुत ही महंगी ड्रेस पहनकर होटल के एक बड़े से सूट में दाखिल होती है। कमरे के अंदर ओलेग नाम का एक खतरनाक हथियारों का सौदागर उसका इंतजार कर रहा है। ओलेग अन्ना को देखते ही मुस्कुराता है और 2 कांच के गिलासों में महंगी शैंपेन डालता है। अन्ना बहुत ही नज़ाकत से गिलास पकड़ती है और ओलेग की आंखों में गहराई से देखती है। वो बहुत ही चालाकी से ओलेग को अपनी बातों में फंसाती है और उससे हथियारों की सारी जानकारी उगलवा लेती है। ओलेग नशे में पूरी तरह चूर हो चुका है और वो अन्ना के और भी करीब आने की कोशिश करता है। तभी अन्ना धीरे से मुस्कुराती है और बहाना बनाकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही अन्ना के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो नल चालू करती है ताकि पानी की तेज आवाज से बाहर किसी को कुछ भी ना सुनाई दे। वो अपनी सांसों को काबू में करती है और अपने पैरों से हाई हील्स निकाल देती है। अगले ही पल दरवाजा एक तेज झटके से खुलता है और अन्ना बिजली की रफ्तार से बाहर आती है। ओलेग कुछ समझ पाता उससे पहले ही अन्ना एक टूटी हुई कांच की बोतल उसके गले में उतार देती है। ओलेग की चीख कमरे में गूंजती है और उसके गले से खून का एक तेज फव्वारा फूट पड़ता है। तभी कमरे का दरवाजा टूटता है और ओलेग के 3 भारी भरकम बॉडीगार्ड अंदर घुस आते हैं। अन्ना हवा में छलांग लगाती है और अपने पैरों से एक गार्ड की गर्दन को मरोड़ देती है। हड्डियों के चटकने की एक बहुत ही भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। अन्ना जमीन पर पड़े एक भारी लैंप को उठाती है और दूसरे गार्ड के सिर पर पूरी ताकत से दे मारती है। चंद ही सेकंड्स में पूरा कमरा लाशों से भर जाता है और जमीन पर हर तरफ सिर्फ खून ही खून फैला है। अन्ना बिना किसी घबराहट के अपने कपड़े ठीक करती है और बड़ी ही खामोशी से उस होटल से बाहर निकल जाती है। कुछ ही दिनों बाद ओल्गा अन्ना को एक और बहुत ही खतरनाक मिशन सौंपती है। इस बार उन्हें मिलान शहर के एक बहुत ही महंगे और VIP रेस्टोरेंट में जाना है। ओल्गा उसे बताती है कि टारगेट बहुत ही सुरक्षित जगह पर है और अन्ना के पास इस काम के लिए सिर्फ 5 मिनट है। अन्ना एक गहरे लाल रंग की ड्रेस में उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ही शांति से कदम रखती है। रेस्टोरेंट में हल्का म्यूजिक बज रहा है और लोग अपनी बातों में बहुत मगन हैं। अन्ना की तेज नजरें अपने टारगेट को ढूंढ लेती हैं, जो एक कोने वाली टेबल पर अपने गार्ड्स के साथ बैठा है। अन्ना धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ती है, जहां ओल्गा ने उसके लिए एक गन छुपा कर रखी थी। वो सिंक के नीचे हाथ डालती है और एक ठंडी लोहे की बंदूक उसके हाथों में आ जाती है। अन्ना गन को लोड करती है, लेकिन तभी उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें उभर आती हैं। बंदूक पूरी तरह से खाली है, उसमें एक भी गोली नहीं है। अन्ना समझ जाती है कि ओल्गा ने उसका टेस्ट लेने के लिए जानबूझकर ये जाल बिछाया है। अब उसके पास वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है और रेस्टोरेंट की घड़ी में समय बहुत तेजी से भाग रहा है। अन्ना एक गहरी सांस अंदर लेती है और बिना किसी हथियार के बाहर निकल आती है। वो एक वेटर के पास से गुजरते हुए उसकी ट्रे से एक तेज धार वाली छुरी उठा लेती है। वो सीधा टारगेट की टेबल की तरफ बढ़ती है और पलक झपकते ही छुरी टारगेट के सीने में उतार देती है। टारगेट के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है और पूरे रेस्टोरेंट में अचानक चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर भागने लगते हैं और कांच के बर्तन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। गार्ड्स अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। तभी अन्ना एक गार्ड के हाथ पर जोरदार किक मारती है। बंदूक हवा में उछलती है और अन्ना उसे कैच करके बाकी गार्ड्स के सिर में गोलियां उतार देती है। गोलियों की आवाज से पूरा रेस्टोरेंट कांप उठता है और सन्नाटा एक बार फिर से छा जाता है। अन्ना टारगेट के अंगूठे को बहुत ही बेरहमी से काट लेती है और उसे अपनी जेब में डालकर वहां से गायब हो जाती है। वो वापस ओल्गा के पास पहुंचती है और वो कटा हुआ अंगूठा टेबल पर फेंक देती है। ओल्गा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अन्ना ने ये नामुमकिन टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऐसा मोड़ जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देगा। अन्ना एक दिन पेरिस की सड़कों पर टहल रही है, तभी अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। काले चश्मे पहने हुए वो आदमी उसे एक बहुत ही गुप्त और अंधेरे कमरे में ले जाते हैं। कमरे के बीच में एक टेबल रखी है और वहाँ लियोनार्ड मिलर नाम का एक CIA एजेंट बैठा है। मिलर बहुत ही शांत और खतरनाक अंदाज में अन्ना की आंखों में सीधा देख रहा है। वो अन्ना के सामने कुछ तस्वीरें और फुटेज रखता है, जिनमें अन्ना को खून करते हुए साफ देखा जा सकता है। मिलर एक बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि अब तुम्हारा ये खूनी खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो कहता है कि या तो तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी या फिर तुम्हें CIA के लिए एक डबल एजेंट बनना होगा। अन्ना की सांसें कुछ पल के लिए अटक जाती हैं और वो उस बंद कमरे की हवा में घुटन महसूस कर रही है। मिलर उसे आज़ादी का लालच देता है और कहता है कि अगर वो CIA का साथ देगी तो उसे हवाई के खूबसूरत आइलैंड पर एक नई और आज़ाद जिंदगी दी जाएगी। अन्ना को आज़ादी का वो 5 साल पुराना वादा याद आता है जो KGB ने बहुत ही बेरहमी से तोड़ दिया था।
वो अपनी नज़रों को मिलर के चेहरे पर टिकाती है और बहुत ही धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में उस डील को हाँ कह देती है। मिलर उसे उसका पहला और सबसे खतरनाक काम सौंपता है। उसे वापस मॉस्को जाना होगा और केजीबी के सबसे बड़े बॉस वासिलेव का कत्ल करना होगा। कहानी अब अपने सबसे खूंखार और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मैं आपको सीधे मॉस्को के उस सबसे सुरक्षित और अभेद्य किले लुब्यांका बिल्डिंग में ले चल रही हूँ। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता और हर तरफ हथियारों से लैस गार्ड्स का कड़ा पहरा है। अन्ना बहुत ही शांत कदमों से वासिलेव के उस आलीशान और खौफनाक ऑफिस में दाखिल होती है। वासिलेव अपनी भारी कुर्सी पर बैठा है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी शांति है। वो अन्ना को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और उसे शतरंज खेलने का इशारा करता है। कमरे में सिर्फ उस पुरानी लकड़ी की घड़ी की टिक टिक और शतरंज के मोहरों के खिसकने की आवाज गूंज रही है। अन्ना का चेहरा एकदम भावहीन है, पर उसके सीने के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उबल रहा है। वासिलेव अपने घोड़े को आगे बढ़ाता है और एक बहुत ही ठंडी आवाज में कहता है, चेक। अन्ना अपनी गहरी नीली आंखों से वासिलेव को देखती है और अपने बैग के अंदर अपना हाथ धीरे से डालती है। उसकी उंगलियां एक बहुत ही एडवांस्ड और ठंडी पिस्तौल के ट्रिगर को महसूस करती हैं। वो अपना वजीर आगे बढ़ाती है और बहुत ही खामोशी से कहती है, मेट। अगले ही पल अन्ना अपनी बंदूक बाहर निकालती है और सीधे वासिलेव के माथे के बीचों बीच तान देती है। इससे पहले कि वासिलेव अपनी पलकें भी झपका पाता, अन्ना एक झटके में ट्रिगर दबा देती है। गोली एक बहुत ही भयानक आवाज के साथ वासिलेव के सिर को चीरती हुई आर पार निकल जाती है। वासिलेव का भारी शरीर कुर्सी से नीचे गिरता है और शतरंज के उस सफेद बोर्ड पर ताज़ा लाल खून बिखर जाता है। अन्ना एक पल के लिए भी नहीं रुकती और तेजी से ऑफिस के बाहर की तरफ भागती है। पूरे लुब्यांका बिल्डिंग में अचानक से लाल रंग की इमरजेंसी लाइट्स तेजी से चमकने लगती हैं। खतरे का सायरन इतनी जोर से बज रहा है कि दीवारों में कंपन महसूस हो रही है। सैकड़ों गार्ड्स अपनी ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ अन्ना की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं। अन्ना दोनों हाथों में बंदूकें पकड़ती है और सामने से आ रहे डार्ट्स पर गोलियों की बौछार कर देती है। हवा में सिर्फ बारूद का धुआं और गोलियों के खाली खोखों के गिरने की आवाजें आ रही हैं। अन्ना एक दीवार के पीछे छुपती है और अपनी सांसों की रफ्तार को काबू में करती है। वो कलाबाजी खाते हुए बाहर आती है और एकदम सटीक निशानों से दुश्मनों के सिर उड़ा देती है। लहूलुहान और पसीने से लथपथ होने के बाद भी अन्ना किसी तरह उस मौत के कुएं से बाहर निकल आती है। अब मैं आपको ले चल रही हूँ पेरिस के एक बहुत ही शांत और हरे भरे पार्क में। हवा में सूखे पत्ते उड़ रहे हैं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। अन्ना एक लकड़ी के बेंच पर बैठी है और उसके चेहरे पर एक गहरी थकावट नजर आ रही है। तभी वहाँ केजीबी का एजेंट एलेक्स आता है और ठीक उसी वक्त CIA का एजेंट मिलर भी वहाँ पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और उनके हाथों की नसें अपनी बंदूकों पर तन जाती है। अन्ना उन दोनों को शांत रहने का इशारा करती है और अपने बैग से 2 छोटी सी पेन ड्राइव्स बाहर निकालती है। वो दोनों ड्राइव्स को टेबल पर रख देती है और कहती है कि इनमें उनकी एजेंसियों का चुराया हुआ सारा डेटा है। लेकिन अन्ना की आवाज़ अचानक बहुत ठंडी हो जाती है जब वो उन्हें बताती है कि उसने इस डेटा की एक कॉपी अपने पास रखी है। वो बहुत ही खौफनाक लहजे में चेतावनी देती है कि अगर किसी ने भी उसका पीछा करने की कोशिश की तो वो सारा डेटा दुनिया भर में लीक कर देगी और दोनों एजेंसियों का नाम हमेशा के लिए मिटा देगी। अन्ना अपनी जगह से उठती है और अपने लंबे कोट को हवा में लहराते हुए पीछे मुड़ जाती है। एलेक्स और मिलर बस बेबसी से उसे वहां से जाते हुए देख रहे हैं। तभी पार्क की उन घनी और अंधेरी झाड़ियों के पीछे से एक औरत का साया बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारी असली अन्ना है, जो पूरी तरह से जिंदा और सही सलामत है। पार्क में जिस लड़की को गोली लगी थी वो सिर्फ एक बॉडी डबल थी जिसे अन्ना ने तैयार किया था। अन्ना अपने खून से सने हुए कपड़े उतारकर फेंक देती है और सीवर की उस भयंकर ठंड में एक गहरी सांस लेती है। वो अपने सिर पर लगे हुए उस खूबसूरत बालों वाले विग को एक झटके में खींचकर बाहर निकाल देती है। सीवर की उस हल्की और पीली रोशनी में उसका बिना बालों वाला सिर बहुत ही खूंखार चमक रहा है। मैं आपको फ्लैशबैक के एक बहुत ही तेज और झकझोर देने वाले दृश्य में ले चल रही हूँ। हमें दिखाई देता है कि ओल्गा ने बहुत पहले ही अन्ना और CIA की उस सीक्रेट डील को पकड़ लिया था। लेकिन ओल्गा ने अन्ना को मारा नहीं, बल्कि उसने अन्ना के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। ओल्गा वासिलेव की उस पावरफुल कुर्सी को हड़पना चाहती थी और अन्ना सिर्फ अपनी वो आज़ादी चाहती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर उस शतरंज के खेल में वासिलेव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का ये पूरा जाल बुना था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैं आपको वापस मॉस्को के उस आलीशान ऑफिस में ले चल रही हूँ। ओल्गा अब वासिलेव की उस बड़ी सी कुर्सी पर बैठी है और उसके चेहरे पर जीत का एक बहुत ही गहरा सुकून है। तभी उसकी नजर अपनी टेबल पर रखे एक छोटे से टेप रिकॉर्डर पर पड़ती है। ओल्गा जैसे ही उस रिकॉर्डर का बटन दबाती है, उसमें से अन्ना की एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजने लगती है। अन्ना कहती है कि उसने वासिलेव के कत्ल में ओल्गा के शामिल होने के सारे सबूत अपने पास छिपा कर रखे हैं। अन्ना चेतावनी देती है कि अगर ओल्गा ने अपने वादे से मुकरने की कोई भी कोशिश की तो वो सारे सबूत तुरंत ऊपर तक पहुंच जाएंगे और ओल्गा की जिंदगी उसी कुर्सी पर खत्म हो जाएगी।
ओल्गा उस धमकी को सुनकर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और कातिलाना मुस्कान आ जाती है। वो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाती है और केजीबी के मेन सर्वर से अन्ना की फाइल को खोलती है। ओल्गा एक पल के लिए स्क्रीन को देखती है और फिर बहुत ही मजबूती से डिलीट का बटन दबा देती है। सिस्टम से अन्ना का वजूद हमेशा के लिए मिट जाता है। कहानी अपने आखिरी फ्रेम में पहुंचती है, जहां अन्ना पेरिस की एक बहुत ही खूबसूरत और धूप वाली सड़क पर चल रही है। उसके चेहरे पर आज कोई डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आजाद और सुकून भरी मुस्कान है। वो सड़कों पर चल रही उस अनजान भीड़ में धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। रफ्तार और एक्शन में मजा आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली फिल्म कौन सी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी बड़े विस्फोट में।